हाय दोस्तों। अभी तक हम लोगों ने थ्री फेज ट्रांसफार्मर के अंदर सिर्फ कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट कवर किया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था डिफरेंट टाइप के कोर क्या क्या हो सकते हैं, 3 लिम्ड, 4 लिम्ड, 5 लिम्ड। फिर मैंने ये भी बताया था थ्री फेज ट्रांसफार्मर बनाने का एक तरीका है कि 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए, जिसे हमने बोला थ्री फेज ट्रांसफार्मर बैंक के नाम से जाना गया। और हम लोगों ने देखा कि एक नॉर्मल सिंगल एक थ्री फेज ट्रांसफार्मर और एक थ्री फेज ट्रांसफार्मर बैंक के बीच क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट हमने काफी डिटेल के अंदर अच्छे से कवर किया। और मैंने आपको एक चीज और बोली है कि अभी तक मैंने इसके अंदर एक पार्ट छोड़ दिया है, वो है हार्मोनिक्स वाला, कि कंस्ट्रक्शन हार्मोनिक्स को कैसे अफेक्ट करता है और उससे हमारी वेवफॉर्म्स पे क्या इंपैक्ट आता है, ये अभी हमने कवर नहीं किया है। इस चीज को हम लोग कवर करेंगे लेकिन जब हार्मोनिक्स कवर करेंगे, ठीक है, तब डिटेल में ये सारी बातें करेंगे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, थ्री फेज ट्रांसफार्मर की डिफरेंट कैटेगरीज देखने वाले हैं, डिफरेंट कनेक्शंस देखने वाले हैं। अब देखो थ्री फेज ट्रांसफार्मर में कनेक्शंस हम लोग क्या क्या कवर करते हैं। अगर मैं कनेक्शंस की बात करता हूं, कनेक्शन का मतलब तीनों वाइंडिंग आपस में कैसे कनेक्टेड है। तो पहला हम कवर करेंगे जो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं, डेल्टा डेल्टा। सेकंड, स्टार स्टार। ये पहला नाम प्राइमरी बता रहा है और दूसरा नाम सेकेंडरी। ठीक है। तीसरा, स्टार डेल्टा। चौथा, डेल्टा स्टार। पांचवा, डेल्टा जिगजैग स्टार। छठा, स्टार जिगजैग स्टार। सातवां, ओपन डेल्टा। और आठवां, स्कॉट कनेक्शन। ठीक है, ये सारे ट्रांसफॉर्मर थ्री फेज के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। इसमें से अगर मैं गेट की बात करूं, तो गेट के लिए ये 4 कनेक्शन जो हमने शुरू में लिखे हैं और एक ये ओपन डेल्टा। ये ओवरऑल 8 में से 5 कनेक्शन ऐसे हैं जो कि गेट कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट हैं। बाकी सारे अदर एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, गेट के लिए रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, तो इतनी बात मेरी क्लियर है। तो इस लेक्चर को हम लोग शुरू कहां से करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले नेमिंग कन्वेंशन के बारे में, कि थ्री फेज ट्रांसफार्मर की नेमिंग कैसे की जाती है। अब सबसे पहली तो मेरी बात जो तुम लोगों को समझनी है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि थ्री फेज ट्रांसफार्मर को फेज शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर के नाम से जाना जाता है। फेज शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर क्यों? क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी में जो लाइन वोल्टेजेस हैं, उनके बीच में हमेशा एक फेज शिफ्ट होता है। 0 डिग्री भी हो सकता है, बट ऐसा कंपलसरी नहीं है। 30 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 150 डिग्री हो सकता है, 180 डिग्री हो सकता है। तो अगर प्राइमरी और सेकेंडरी टर्मिनल्स के बीच में कोई भी फेज शिफ्ट आया, और कौन सी वोल्टेजेस में, लाइन वोल्टेजेस में, तो उसे कहते हैं फेज शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर। मेरी बात क्लियर हुई? फेज शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर कौन से होंगे? थ्री फेज ट्रांसफार्मर्स आर कॉल्ड एज फेज शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो भले ही ना एक ये क्वेश्चन बना के लिख लो, ऐसे लिख लो, वाई थ्री फेज ट्रांसफार्मर, why three-phase transformer is called as phase shifting transformer, is called as phase shifting transformer। तो इसके अंदर लिखना, in three-phase transformer, there is a phase shift, between line voltages, on primary and secondary side, between line voltages on primary and secondary side. So it is called as phase shifting transformer. So it is called as phase shifting transformer।
अब देखो, इससे पहले हम थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर के बारे में ज्यादा डिस्कस करें तो एक मैं काम करता हूं कि थ्री फेज कनेक्शन के जो बेसिक्स होते हैं एक बार मैं वो रिविजिट करवा देता हूं। थ्री फेज के अंदर दो तरह के कनेक्शन होते हैं। एक कनेक्शन होता है अपना स्टार और दूसरा होता है डेल्टा। स्टार कनेक्शन में हम लोग क्या कहते हैं कि लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट, डेल्टा इसका डुअल है, तो लाइन वोल्टेज इज एक्चुअली इक्वल टू फेज वोल्टेज। फिर स्टार में हम कहते हैं लाइन वोल्टेज मैग्नीट्यूड इज √3 टाइम्स वीपीएच, और डेल्टा में कहते हैं लाइन करंट मैग्नीट्यूड इज √3 टाइम्स आईपीएच। स्टार में हम कहते हैं VL लीड्स VPH बाय 30 डिग्री। इसमें डुअलिटी के हिसाब से IL लैग्स, लीड का डुअल लैग, IPH बाय 30 डिग्री। ठीक है, तो ये चीजें हमें थ्री फेज के बारे में पता होती हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखो, अब जब थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर पे आ गए हो तो दो तरह की क्वांटिटीज के बारे में हमेशा बात करोगे, लाइन और फेज। और थ्री फेज में दो साइड्स होंगी, ट्रांसफॉर्मर में दो साइड्स होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ओवरऑल चार क्वांटिटी हो गई, प्राइमरी पे लाइन और फेज, सेकेंडरी पे भी लाइन और फेज। तो मैंने बोला सेकेंडरी और प्राइमरी की लाइन वोल्टेज के बीच में जो फेज शिफ्ट आएगा उसकी वजह से ये कहलाएगा एक फेज शिफ्टिंग ट्रांसफॉर्मर। अब डिपेंडिंग अपॉन कि क्या फेज शिफ्ट आता है उसी के हिसाब से ट्रांसफॉर्मर की नेमिंग की जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, द नेम ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर, द नेम ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर is decided on the basis of phase shift, on the basis of phase shift between primary and secondary, phase shift between primary and secondary। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि चार ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं सारे ट्रांसफॉर्मर को। फेजर ग्रुप 1 सेकेंड, फेजर ग्रुप 2 थर्ड, फेजर ग्रुप 3 फोर्थ, फेजर ग्रुप 4। ग्रुप 1 के अंदर जो फेज शिफ्ट होता है दोनों तरफ की लाइन वोल्टेजेस में वो 0 डिग्री होता है, तो 0 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट। फेजर ग्रुप 2 के अंदर दोनों तरफ का फेज शिफ्ट होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट। फेजर ग्रुप 3 के अंदर जो फेज शिफ्ट होता है -30 डिग्री, और फेजर ग्रुप 4 के अंदर +30 डिग्री। ठीक है, अब ये जो एंगल्स हैं, इस एंगल का मतलब क्या है? ये एंगल हमें ये बता रहा है बाय व्हाट एंगल द लो वोल्टेज वाइंडिंग लैग्स द हाई वोल्टेज वाइंडिंग। तो ये वाला एक पॉइंट लिखना, द फेज डिस्प्लेसमेंट in different phasor group, the phase displacement in different phasor group is the angle by which LV winding voltage lags the HV winding voltage। अब देखो नाम होते कैसे हैं, एक दो एग्जांपल लेके समझाता हूं कि किस किस तरह के नाम हमारे थ्री फेज के अंदर देखे जाते हैं अक्सर। जैसे देखो, मान लो कि हमें ऐसा नाम दिखता है YD1,
इसमें अपर केस लेटर बताता है HV वाइंडिंग, लोअर केस बताता है LV वाइंडिंग, और ये 1 बताता है फेज शिफ्ट। इसका मतलब क्या है कि HV जो है वो स्टार कनेक्टेड है, LV D का मतलब डेल्टा कनेक्टेड है, और LV लैग्स HV बाय 1 into 30 यानी कि 30 डिग्री। ऐसे देखो, मान लो वाई डी, या चलो एक काम करते हैं DY11, सपोज ऐसा है। इसका मतलब है HV, अपर केस बताता है HV है डेल्टा, लोअर केस LV वो है स्टार, फिर हम बोलेंगे LV लैग्स HV बाय 11 into 30 330 डिग्री और -30 डिग्री, और लीड्स बाय 30। 330 में से 360 सब्ट्रैक्ट कर दो तो -30 आ जाएगा ना। तो इसका मतलब है 330 से लैग कर रहा है, माने -30 से लैग कर रहा है। माइनस साइन क्या बता रहा है? अगर लैगिंग में माइनस आ रहा है माने ये एक्चुअल में लीड कर रहा है, तो क्या लिख सकते हो? लीड्स बाय 30। तो इस तरह से ट्रांसफॉर्मर की नेमिंग होती है, HV का कनेक्शन, LV का कनेक्शन और उनके बीच का फेज शिफ्ट। ठीक है, ये बात क्लियर है नेमिंग कन्वेंशन क्या होती है। अब देखो, ये जो 0 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको अगर क्लॉक पे प्लॉट किया जाए, 0 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट, इसको अगर घड़ी पे प्लॉट करोगे तो ऐसे दिखाते हैं। देखो, ये HV और ये LV, ऐसे 180 डिग्री पे HV वाला जो पॉइंटर है ना, वो हमेशा घड़ी में 12 बजे पे होना चाहिए। अब 180 डिग्री का मतलब है LV कहां पे होगा? 6 पे। तो तुम क्या कहोगे, जो LV है ना ये आवर हैंड का काम करता है, और ये HV जो है ये मिनट हैंड का काम करता है। तो घड़ी में इस समय कितने बज रहे हैं? 6 o'clock। तो जो भी कनेक्शन होगा उसके आगे 6 लिख देंगे, क्योंकि 6 into 30 कितना शिफ्ट आएगा? 180। टाइम जो भी लिखोगे, देखो एक्चुअल में क्या होता है ना, ये 11 और 1 क्या बता रहे हैं? ये घड़ी में टाइम बता रहे हैं। टाइम कैसे बता रहे हैं? देखो, 1 2 3 4 5, घड़ी में जो भी दो नंबर होते हैं वो हमेशा 30 डिग्री शिफ्टेड होते हैं। इसीलिए तो मैंने बोला 11 का मतलब है 11 into 30 यानी 330 डिग्री। तो इसीलिए 30 मल्टीप्लाई कर रहा हूं हर बार, क्योंकि घड़ी के दो नंबर्स हमेशा कितने एंगल से शिफ्टेड होते हैं? हमेशा 30 डिग्री से शिफ्टेड होते हैं। इसीलिए 180 का मतलब है 6 नंबर, यानी घड़ी में बज रहे हैं 6। ऐसे देखो, 30 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट, थर्टी डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट का मतलब है HV को तो देखो हमेशा 12 पे रखना है, जो मिनट हैंड है। LV वाला 30 डिग्री लैग कर गया, यानी घड़ी में क्या बज रहा है? 1 o'clock। ठीक है, और फिर -30 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट, HV को हमेशा 12 पे रखेंगे, मिनट हैंड का काम करेगा। -30 माने 30 दूसरी तरफ, तो कितने बजे? 11 बजे ना। HV वाला तो मिनट हैंड है, तो 11 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं तो 11 o'clock। ठीक है, इसी को हमने 330 डिग्री या -30 बोला था। मेरी बात क्लियर हुई? तो ये जो भी कनेक्शन की नेमिंग होती है, इसके अंदर HV का कनेक्शन, LV का कनेक्शन और फेज शिफ्ट बताते हैं। फेज शिफ्ट किस हिसाब से बताया जाता है कि दोनों फेजर्स को अगर क्लॉक पे ड्रॉ किया जाए, जहां पे कि HV 12 पे रखा जाए और LV हमें टाइम बताए, तो जो भी टाइम आएगा दैट विल बी नेम ऑफ द कनेक्शन। तो ये वाला भी एक पॉइंट लिख लेना, द नेमिंग इज डन
the naming is done on the basis of angle by which LV winding lags HV winding, and we plot both the voltages on a clock with HV voltage at 12 and acting as minute hand. HV voltage at 12 and acting as minute hand of the clock. तो LV वाला जो है आवर हैंड की तरह काम करेगा और उससे जो भी टाइम घड़ी में आता है उसी हिसाब से कनेक्शन को नाम दिया जाता है। ठीक है, आगे आगे जब कनेक्शन देखोगे ना तो ये चीज क्लियर होती चली जाएगी। अब इसके बाद अगला लिखना, नेक्स्ट हेडिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ कनेक्शन in three-phase transformer. पहला लिखो, availability of neutral for grounding. इसका मतलब अगर तुम ऐसा कनेक्शन चाहते हो जहां तुम्हें न्यूट्रल को ग्राउंड करना है तो वहां डेल्टा काम नहीं आ सकता, क्योंकि न्यूट्रल सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है? स्टार में। थ्री फेज में इतना तो सभी लोग जानते हैं कि डेल्टा के अंदर कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता, न्यूट्रल पॉइंट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द स्टार। तो अगर न्यूट्रल को ग्राउंड करना है तो तुम्हें स्टार कनेक्शन लेना पड़ेगा, डेल्टा नहीं चलेगा। ये पॉइंट क्लियर है? अगला लिखना, इंसुलेशन टू ग्राउंड और वोल्टेज स्ट्रेस। कहने का मतलब है, देखो मैंने ये बताया था कि किसी भी मशीन की जो वोल्टेज रेटिंग होती है वो इंसुलेशन के प्रोपोर्शनल होती है। तो कितना वोल्टेज पे तुम यूज करने वाले हो उस हिसाब से इंसुलेशन डिजाइन करना पड़ेगा। और वोल्टेज की अगर बात करें तो स्टार और डेल्टा का वोल्टेज अलग अलग होता है, तो इंसुलेशन के हिसाब से वोल्टेज और वोल्टेज के हिसाब से कनेक्शन। तो कनेक्शन इंसुलेशन पे भी डिपेंड करेगा, या ये कह दो इंसुलेशन कनेक्शन पे डिपेंडेंट होगी। ठीक है, अगला, अवेलेबिलिटी ऑफ पाथ फॉर द फ्लो ऑफ थर्ड हार्मोनिक करंट। ठीक है, थर्ड हार्मोनिक के बारे में जब हार्मोनिक्स पढ़ेंगे तब बात करेंगे। आगे चलें, अगला, नीड ऑफ पार्शियल कैपेसिटी when one transformer goes out of service। देखो क्या होता है, जब हम ओपन डेल्टा पे आएंगे तो हम ये पढ़ेंगे, डेल्टा में से एक यूनिट खराब हो जाने से वो क्या बन जाता है? ओपन डेल्टा। तो ये पॉइंट यही बता रहा है, अगर तुम ऐसा चाहते हो कि एक ट्रांसफॉर्मर खराब होने के बावजूद भी तुम चला पाओ, भले ही पूरी कैपेसिटी पे नहीं, थोड़ी कम कैपेसिटी पे, तब कौन सा कनेक्शन लेना चाहिए हमें? डेल्टा। अगला, पैरेलल ऑपरेशन विद अदर ट्रांसफॉर्मर। देखो क्या होता है, जब हम पैरेलल ऑपरेशन पे पहुंचेंगे उसकी कंडीशन एक हम ये पढ़ेंगे कि जैसे मैंने पोलैरिटी टेस्ट में बताया था ना कि पोलैरिटी सेम होनी चाहिए, ऐसे ही हम लोग ये पढ़ेंगे कि फेज शिफ्ट भी सेम होना चाहिए, अदरवाइज सर्कुलेटिंग करंट आ जाएंगे। यानी जो भी दो ट्रांसफॉर्मर पैरेलल में जोड़ रहे हो वो सेम फेजर ग्रुप के होने चाहिए। अगर फेज शिफ्ट सेम नहीं हुआ तो देयर विल बी सर्कुलेटिंग करंट।
बट इसके बारे में ज्यादा डिटेल में मैं बात करूंगा पैरेलल ऑपरेशन में। अगला लिखो, इकोनॉमिक कंसिडरेशन। इकोनॉमिक कंसिडरेशन, कोई भी कनेक्शन चूज करने के लिए, कोई भी डिजाइनिंग में कॉस्ट एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि तुम कॉस्ट कितना स्पेंड कर सकते हो, कितना खर्चा कर सकते हो, उसी अनुसार कनेक्शन लिया जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए ही ये डिसाइड हमेशा किया जाता है कि कौन सा ट्रांसफॉर्मर तुम्हारी एप्लीकेशन के लिए बेस्ट है। ठीक है, तो पहले कनेक्शन से शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट हेडिंग डाल लेना डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। अब देखो यहां पे एक चीज समझो कि जब डेल्टा डेल्टा या कोई भी कनेक्शन, अब हम आगे पढ़ेंगे, अब आगे जो भी बात होगी ना सारी कनेक्शंस की ही होगी, उसमें हमेशा ये फिगर आउट करने की कोशिश करो कि मैं फेजर डायग्राम कैसे बना रहा हूं। मैं क्वेश्चन टैकल करना भी बताऊंगा, फेजर पे बेस्ड क्वेश्चन को टैकल कैसे कर सकते हो, और ये भी देखेंगे बेसिक से फेजर डायग्राम बनता कैसे है। ठीक है, तो हर चीज को बिल्कुल जड़ से समझने की कोशिश करना, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को जो आती है वो फेजर डायग्राम में आती है। तो फेजर डायग्राम स्लोली लेके चलेंगे, ग्रेजुअली उसको बिल्डअप करते हैं। ठीक है, तो पहले डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में मैं वाइंडिंग्स बनाता हूं। अब देखो 3 फेज ट्रांसफॉर्मर में हमेशा वाइंडिंग्स जो दिखा देते हैं ना वो हॉरिजॉन्टल दिखा देते हैं। हॉरिजॉन्टल नहीं भी होंगी तो क्या होगा ये आगे देखेंगे। अभी के लिए ये मानो ये 3 वाइंडिंग हो गई प्राइमरी की, ये 3 वाइंडिंग हो गई सेकेंडरी। पहली वाइंडिंग को ना हमेशा HV मान के चलेंगे और सेकंड को LV। ये स्टैंडर्ड कन्वेंशन है कि ये वाली वाइंडिंग कौन सी है भाई, HV, और ये कौन सी है, LV, क्योंकि नेमिंग में हमेशा पहले क्या आएगा, HV, फिर क्या आएगा, LV। अब ये 3 वाइंडिंग्स मैंने क्यों दिखाई हैं, क्योंकि मुझे 3 फेजेस दिखाने हैं। ठीक है, 3 फेजेस कौन कौन से, A, B और C। HV वाइंडिंग में हमेशा अपर केस लेटर का यूज करोगे, तो A1 A2, B1 B2, C1 C2। इसका मतलब A फेज के 2 टर्मिनल 1 और 2, B के 2 टर्मिनल 1 और 2, C के 2 टर्मिनल 1 और 2। ऐसे इधर A2 A1, B2 B1, C2 C1। देखो क्या होता है, जो वाइंडिंग आमने सामने होती है वो सेम फेज की होती है, यानी ये A फेज है, ये B फेज है और ये C फेज। इसके सामने ये A, ये B और ये C। ठीक है, हमेशा HV साइड पे अपर केस लेटर्स का यूज करोगे और LV साइड पे लोअर केस लेटर्स का। अब ये 3 वाइंडिंग जो है A, B और C ने डेल्टा में जोड़ना है। डेल्टा का मतलब क्या होता है, एक लूप। एक लूप का मतलब जहां एक वाइंडिंग खत्म हो वहां से दूसरी वाइंडिंग स्टार्ट होती है। देखो कैसे, A1 से जोड़ा मैंने B2, B2 खत्म हुआ B1 पे, वहां से C स्टार्ट हुआ, C2 खत्म हुआ C1 पे, तो वहां से A स्टार्ट होगा। अब देखो कनेक्शन कैसे किया मैंने, A2 से वाइंडिंग शुरू हुई, खत्म हुई A1 पे, जहां A खत्म वहां से B शुरू, जहां B खत्म वहां से C शुरू, और जहां C खत्म वहां से A शुरू। लूप बन गया ना। लूप कैसे, देखो A, फिर B, फिर C और वापस वहीं आ गए। सेम वे में इधर भी कनेक्शन कर देता हूं, जहां पे एक वाइंडिंग खत्म हो वहां से दूसरी वाइंडिंग स्टार्ट होगी। ये बन गया कनेक्शन। अब मेरे को क्या जानना है, मुझे इस कनेक्शन का नाम जानना है और इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है। अब देखो कनेक्शन देने के 2 तरीके हो सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के अंदर या किसी भी एग्जाम के अंदर। या तो वो तुम्हें टर्मिनल मार्क करके देगा जैसे मैंने दिए A2 A1, B2 B1, C2 C1 ऐसे देगा, या वो तुम्हें डॉट्स भी दे सकता है। अब डॉट का पर्पस क्या होता है पहले मुझे ये बताओ। डॉट का पर्पस हमारा ये था कि अगर प्राइमरी पे डॉट की पोलैरिटी पॉजिटिव है तो सेकेंडरी पे भी डॉट की पोलैरिटी पॉजिटिव बनेगी।
यानी डॉट हमें यह बताती है कौन से ऐसे टर्मिनल हैं प्राइमरी और सेकेंडरी में जिनकी पोलैरिटी सेम है। वही चीज यहां नाम कर रही है। 2 का मतलब सेम पोलैरिटी, 1 का मतलब सेम पोलैरिटी, यानी कैपिटल A1 की पोलैरिटी स्मॉल a1 वाली है और कैपिटल A2 की किसके बराबर है, स्मॉल a2। यानी कैपिटल A2 पॉजिटिव तो स्मॉल a2 भी पॉजिटिव, कैपिटल A1 पॉजिटिव तो स्मॉल a1 पॉजिटिव, कैपिटल B2 पॉजिटिव तो स्मॉल b2 पॉजिटिव, कैपिटल C2 पॉजिटिव तो स्मॉल c2 भी पॉजिटिव। तो ये वाला पॉइंट लिखना। पहले एक पॉइंट लिखो, the windings facing each other, the windings facing each other belong to the same phase, belong to the same phase. Second point, the terminals having the same polarity, the terminals having the same polarity have the same name, have the same name. Example, example, capital A2 small a2, कैपिटल A2 स्मॉल a2, कॉमा कैपिटल B2 स्मॉल b2, कैपिटल B2 स्मॉल b2 और तीसरा कैपिटल C2 स्मॉल c2। तो जिन टर्मिनल्स के नाम सेम हैं उनकी पोलैरिटी भी सेम है। और पोलैरिटी दिखाने का ही दूसरा तरीका क्या होता है, डॉट। तो चाहते तो नाम ना दे करके, मान लो मैं यहां से नाम ना दूं, ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर लेना, फिर एक और डायग्राम बनाना, ठीक है। मान लो मैं ये नाम नहीं देता तुम्हें, ऐसा भी मैं कर सकता हूं, ऐसा नाम कुछ भी ना दूं, ठीक है। मैं सिर्फ यहां तुम्हें दे देता हूं डॉट्स, ठीक है। अब डॉट क्या बताती है, जो टर्मिनल्स की पोलैरिटी सेम होती है उस पर डॉट लगता है। यानी ये डॉट पॉजिटिव तो ये डॉट भी पॉजिटिव, ये डॉट पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, ये डॉट पॉजिटिव तो ये डॉट भी पॉजिटिव। डॉट्स की पोलैरिटी हमेशा सेम होती है। तो अगर ऐसे डॉट भी दिए हों तो डॉटेड टर्मिनल्स का नाम सेम होना चाहिए। तो अगला पॉइंट ये लिखो, द डॉटेड टर्मिनल्स ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, the dotted terminals on primary and secondary have same polarity of voltage, have same polarity of voltage, so they can be given, so they can be given identical name, they can be given identical name। name identical कैसे देखो, A2 तो A2, B2 तो B2, C2 तो C2। बचे हुए टर्मिनल A1, बिना डॉट वाला A1 तो बिना डॉट वाला A1, बिना डॉट वाला B1 तो बिना डॉट वाला B1, बिना डॉट वाला C1 तो बिना डॉट वाला C। इस तरह से डॉट देख के भी नाम पे आ सकते हो। नाम दिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, इस तरह से A2 B2 C2 A1 B1 C1, और नहीं दिया, डॉट दिया है, तब भी नेमिंग पे आ सकते हैं। मेरी बात क्लियर हुई। अब हमें फेजर बनाना है, तो अगला पॉइंट लिखना, फेज वोल्टेज, फेज वोल्टेज ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, फेज वोल्टेज ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी लाई इन सेम फेज, लाई इन सेम फेज। देखो क्या होता है, दोनों तरफ की जो फेज वोल्टेजेस होती हैं वो टर्न्स रेशियो से रिलेटेड होती हैं। ऐसा सोचो, एक 3 फेज ट्रांसफॉर्मर के अंदर 3 ट्रांसफॉर्मर हैं, एक ए फेज का, एक बी फेज का और एक सी फेज का। और हमने सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर में क्या पढ़ा था कि प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज का रेशियो क्या होता है, टर्न्स रेशियो। अब टर्न्स रेशियो के बराबर ही होता है तो उसकी वजह से कभी भी एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा, वोल्टेजेस का एंगल हमेशा क्या रहेगा, सेम। तो मैं क्या बात कर रहा हूं अभी, VPH HV अपॉन VPH LV is NH by NL, that is no phase shift,
एक थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर को मान सकते हो उसके अंदर इंटरनली 3 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर हैं और सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज में टर्न्स रेशियो आता है, कोई एंगल का चेंज नहीं आता। तो इसमें लिखना द फेज वोल्टेज ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, द फेज वोल्टेज ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी can be considered as primary and secondary voltage, can be considered as primary and secondary voltage of a single phase transformer, due to which they must always have the same phase, and related by turns ratio, मेरी बात क्लियर हुई? सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी का जो रेशियो आता था, अगर शुरुआत वाला वीडियो याद हो ट्रांसफॉर्मर के अंदर, तो वो टर्न्स रेशियो आता, उसमें कभी एंगल का चेंज नहीं आता। ठीक है, इतने पॉइंट्स क्लियर हैं बेसिक। ये प्राइमरी सेकेंडरी की फेज वोल्टेज हमेशा सेम फेज में बनेगी, उसका रिलेशन टर्न्स रेशियो से आएगा। अब देखो, प्राइमरी को मैं मानता हूं कि चलो एज्यूम पॉजिटिव सीक्वेंस। देखो, जब तक ना बताया जाए ना, तब तक सीक्वेंस पॉजिटिव मानना। कई लोग गलती क्या कर देते हैं कि कंस्ट्रक्शन देख के अपने हिसाब से दिमाग लगा लेते हैं, ए के बाद बी, बी के बाद सी, तो ये तो पॉजिटिव सीक्वेंस हो गया। पॉजिटिव सीक्वेंस या नेगेटिव सीक्वेंस फेजर से आता है, मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन से नहीं। तो ये भी लिख लो, अनलेस स्पेसिफाइड assume positive sequence, कभी भी कंस्ट्रक्शन देख के पॉजिटिव नेगेटिव मत जज करना, हमेशा वोल्टेज के एंगल्स देखे जाते हैं। अब देखो, पॉजिटिव सीक्वेंस का क्या मतलब है। सिंपल सा एग्जांपल लो कि अगर ये ए फेज है, प्राइमरी बनाओगे पहले, ए बी सी, यही हो ना पॉजिटिव सीक्वेंस का मतलब। अब देखो, अब यहां से बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है सभी लोगों को। मैं ए के अलोंग एक फेजर डाल देता हूं। ये फेजर मैंने ऐसे बना दिया, A1 से A2। ठीक है, फेजर हमेशा डायरेक्टेड उस टर्मिनल की तरफ रखना जो टर्मिनल बाहर निकला हुआ है। देखो, A1 को मैंने बाहर एक्सटेंड नहीं कर रखा ना A1 को, ना B1 को, ना C1 को। एक्सटेंड किसे किया है? A2, B2, C2। तो एरो हमेशा उस टर्मिनल की तरफ रखो जो एक्सटेंडेड है। तो ये भी पॉइंट लिख लो इसके नीचे, द डायरेक्शन ऑफ फेजर should be towards the terminal coming outwards, जो बाहर निकला हुआ है। एक फेजर बना लिया ना, अब बी वाला फेजर इसके अलोंग आएगा, डायरेक्ट नहीं बनाना है। अगर स्टैंडर्ड फेजर की बात करूं तो बी में यह भी ध्यान देना है कि A1 और B2 बात एक ही है। तो मैं ये बोल रहा हूं, एक्चुअल में B1 से लेके B2 जो फेजर बनेगा वो ऐसे बनना चाहिए, लेकिन कनेक्शन ऐसा रखना है A1 और B2 एक ही पॉइंट पे लाई करें। तो ये जो तुमने B1 B2 वाला फेजर बनाया है, इसको ऊपर शिफ्ट कर दो। कैसे? ऐसे। सेम लेंथ का सेम डायरेक्शन में फेजर है, बट मैंने क्या कर दिया? B1 B2। बात मेरी क्लियर हुई? ये चीज क्लियर है क्या किया है? देखो, जैसे वेक्टर होते हैं ना, ऐसे ही फेजर होते हैं। किसी भी फेजर की डायरेक्शन और लेंथ ना बदलो तो उसे उठा के कहीं भी रख सकते हो। ये B1 B2 को पिक करके यहां रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसकी लेंथ और उसकी एंगल सेम रहनी चाहिए। तो B1 B2 कायदे से नीचे आना चाहिए था, लेकिन ये कनेक्शन ऐसा कह रहा है कि B2 और A1 जुड़े हैं, तो मैंने इसको ऐसे शिफ्ट कर दिया कि B2 और A1 सेम पॉइंट पे आ गए।
अब ऐसे ही C1 C2 इस तरफ आना चाहिए, इसी तरफ आना चाहिए ना C1 C2, लेकिन कनेक्शन ऐसा हो कि B1 से क्या जुड़े, C2। B1 से C2 अगर जोड़ना है तो इस फेजर को पैरेलल शिफ्ट करके इधर ले आओ। ये बन गया ट्राइंगल। तो डेल्टा का फेजर डेल्टा की फॉर्म में ही बनाते हैं अगर एक स्टैंडर्ड की बात करें। अब इसके बाद कौन से टर्मिनल्स पे ध्यान देना है, जो बाहर निकले हैं। जो बाहर निकले हुए टर्मिनल्स हैं इन्हीं पे सप्लाई या लोड कनेक्ट हो सकता है। अभी तो फिलहाल बात सप्लाई की करूंगा कि प्राइमरी पे सप्लाई, सेकेंडरी पे लोड। तो हमें कौन से टर्मिनल्स पे ध्यान देना है, 2 वाले, क्योंकि वो बाहर निकल रहे हैं। अब क्या करना है कि अगर इसको और स्टैंडर्ड देखना है तो और स्टैंडर्ड देखने के लिए क्या करो, या चलो इसमें इजी वे आउट बताता हूं, क्यों कॉम्प्लिकेट करें। जो टर्मिनल्स बाहर निकल रहे हैं ना, डेल्टा के अंदर एक स्टार बना लो। जो C2 की तरफ गई लाइन वो C, जो A2 की तरफ गई वो A, जो B2 की तरफ गई वो B। बन गया। इसे बोलते हैं, डॉटेड वाली जो मैंने लाइंस बनाई है इन्हें बोलते हैं रेफरेंस फेजर। रेफरेंस फेजर को मैंने नाम किसके हिसाब से दिया कि वो किस टर्मिनल को टच कर रहा है। पहली बात दोबारा समझते हैं। मैंने 3 लाइन ड्रॉ करी पॉजिटिव सीक्वेंस की, A B C। ए वाला फेजर बनाया, फिर बी वाला बनाया, बट बी को रखा ऐसे कनेक्शन के जैसे। सी वाला बनाया, सी को भी रखा कनेक्शन के हिसाब से। फिर मैंने देखा कौन से टर्मिनल बाहर निकले हैं, A2 B2 C2, उन पे मैंने सर्कल कर लिया। डेल्टा के अंदर एक स्टार बनाया और C2 को टच करने वाली लाइन C, A2 को टच करने वाली A, B2 को टच करने वाली B। तो ये पूरा फेजर डायग्राम किसका बन गया, प्राइमरी साइड का। अब अभी मैंने ये बोला प्राइमरी और सेकेंडरी की फेज वोल्टेज सेम फेज में होती है। फेजर में सेम फेज का मतलब होता है पैरेलल। तो अगला पॉइंट लिखना, द सेकेंडरी और एलवी फेज वोल्टेजेस, द सेकेंडरी और एलवी फेज वोल्टेजेस must be drawn parallel to primary phase voltage। प्राइमरी फेज वोल्टेज पैरेलल बनाना है। तो देखो कैपिटल A1 से कैपिटल A2 राइट की तरफ है, तो ऐसे ही बना लो, राइट की तरफ ही बना लिया, स्मॉल A1 से स्मॉल A2, ठीक है ना। ये कैपिटल A1 से कैपिटल A2 है, ऐसे ही बना लिया स्मॉल A1 से स्मॉल A2। फिर ये है कैपिटल B1 से कैपिटल B2, ऐसे ही बनाना है स्मॉल B1 से स्मॉल B2, लेकिन कनेक्शन देख के। कनेक्शन देख के कैसे कि B2 किससे जुड़ना चाहिए, A1 से, तो लाइन इसके पैरेलल रहेगी, लेकिन B2 को किससे जोड़ोगे, A1 से। तो लाइन इसके पैरेलल ही रखो, बट B2 को जोड़ो A1 से। देखो ये वाली जो लाइन है ना, ये एज इट इज यहां उठ के आ गई है, बस लेंथ छोटी कर दी। लेंथ क्यों छोटी कर दी, क्योंकि वो एलवी साइड है, लो वोल्टेज। तो एज इट इज यही लाइन मैंने यहां ड्रॉ की है, लेकिन इसका टिप ऐसे रखा कि B2 किस पे आके लगे, A1 पे। अब C1 से C2 ऐसे बनना चाहिए, C1 से C2 कैसे आना चाहिए, इस डायरेक्शन में। लेकिन क्या ध्यान देना, C2 जुड़ेगा B1 से, तो इसी डायरेक्शन में उठा के एक फेजर यहां ले आओ, ये ले आए, C2 जुड़ गया B1 से। बात समझ आई। ये जो फेजर है यही उठा के मैंने यहां रख दिया है, बट C2 को किससे जोड़ा है, B1 से। अब फिर से देखो कौन से टर्मिनल बाहर आ रहे हैं, A2 B2 C2, इन पे सर्कल कर लो। अब क्या करो, रेफरेंस फेजर बना लो, सॉरी A1 पे नहीं, B2 पे सर्कल करोगे। रेफरेंस फेजर बना लो, जो C से जुड़े वो C, जो B से जुड़े वो B, जो A से जुड़े वो A। अब ये वाला कौन सा हो गया, ये हो गई LV साइड का फेजर। अब जो फेजर वर्टिकली अपवर्ड्स है ना, उस पे ध्यान दो। HV का कैपिटल C ऊपर है और LV का स्मॉल c भी ऊपर है। अगर HV का कैपिटल C देख रहे हो ना, तो LV का भी C देखोगे।
HV का कौन सा फेजर देखना है? जो वर्टिकली अपवर्ड्स है। और फिर वही फेजर LV में देखना है। HV का वर्टिकली अपवर्ड्स है C, तो LV का भी देखोगे C। अब अगर इसको घड़ी में देख लिया जाए तो कितना फेज शिफ्ट आया भाई? 0 डिग्री का। तो नाम क्या होगा? नाम होगा DD0, यानी HV है डेल्टा, LV है डेल्टा और 0 डिग्री का शिफ्ट है। बात मेरी क्लियर हुई? ठीक है, तो फिर से समझो, हमने देखो स्टेप बाय स्टेप क्या किया है। स्टेप बाय स्टेप मैंने क्या किया, पहले मैंने बनाया प्राइमरी का फेजर, उसके लिए मैंने पॉजिटिव सीक्वेंस पे 3 एक्सेस मान ली, A, B और C। A को बनाया, फिर B को बनाया, फिर C को बनाया, बट फेजर्स को ऐसे प्लेस किया जिस हिसाब से यहां पे कनेक्शन थे। फिर प्राइमरी के पैरेलल मैंने क्या बनाया? सेकेंडरी। अगेन फेजर्स को प्लेस किया जैसे कि कनेक्शन थे। और लास्ट में क्या किया? रेफरेंस फेजर बनाए। प्राइमरी का कौन सा फेजर उठाया? जो वर्टिकल था। सेकेंडरी का कौन सा उठाया? जो प्राइमरी का उठाया। और क्या चेक कर लिया? फेज शिफ्ट। अगर प्राइमरी का B उठाते तो सेकेंडरी का भी B, प्राइमरी का A उठाते तो सेकेंडरी का भी A। बात क्लियर हुई? अब देखो इसी में एक वेरिएशन दिखाता हूं। इसमें क्या करना ना, जो नया कनेक्शन बता रहा हूं, वीडियो पॉज करके एक बार पूरा वापस से ट्राई करना जैसे मैंने बनाया, फिर मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे बनेगा। बट एक बार अपने से भी ऐसे ही ट्राई करो जैसे मैं बना रहा हूं। अब की बार देखो मैं कनेक्शन थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूं सेकेंडरी का। अब यहां से थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो पाएगी। अब देखो मैंने सेकेंडरी का कनेक्शन बदल दिया हल्का सा, ये LV साइड है अपनी। अब बनाओ जरा दोबारा से प्राइमरी और सेकेंडरी का फेजर। तो एक बार वीडियो पॉज कर लो और देखो जहां तक बन सकता है वहां तक बनाओ, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है, पूरा आना चाहिए। तो जितना सोच सकते हो सोचो और फिर वीडियो को प्ले करके देखना कि फेजर बनेगा कैसे। ठीक है, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि हर स्टूडेंट एटलीस्ट 1 या 2 स्टेप तक पहुंचे ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए। ठीक है, तो वीडियो पॉज कर लो। अब जो लोग सॉल्व कर चुके या सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो हम लोग बात करते हैं कैसे हो पाएगा। देखो पहले 3 एक्सेस बनाएंगे पॉजिटिव सीक्वेंस की, एक A, एक B, एक C। एक ही डायरेक्शन में एक फेजर डाल दो सीधे सीधे, A1 से A2, ये डाल दिया एक फेजर। अब B की डायरेक्शन में आएगा ऐसे ही, मैं दूसरे कलर से बना देता हूं। देखो 3 फेजर ऐसे ही आने चाहिए, B1 से B2 और इधर C1 से C2। लेकिन इनको ऐसे प्लेस नहीं करते, प्लेस किस हिसाब से करते हैं? कनेक्शन के हिसाब से। तो B1 से B2 इसी डायरेक्शन में आना चाहिए नीचे की तरफ, लेकिन B2 किस पे लगे? A1 पे। तो इसी डायरेक्शन में बनाना है, लेकिन B2 को जोड़ना है A1 से, तो B2 B1। सेम वे में C1 से C2 ऐसे ही जाना चाहिए, लेंथ भी यही, डायरेक्शन भी ये, लेकिन C2 जुड़ना चाहिए B1 से। तो C1 से C2 ऐसे ही जाएगा, लेकिन C2 जुड़ेगा B1 से। अब कौन से टर्मिनल्स को हाईलाइट करोगे? जो एक्सटेंडेड हैं, A2, B2 और C2। C2 की तरफ रेफरेंस फेजर जाएगा C, A2 की तरफ A, B2 की तरफ B। ये बन गया। अब सेकेंडरी के फेजर प्राइमरी के पैरेलल, A1 से A2 ऐसे ही बनाओगे, ठीक है। B1 से B2 ऐसे ही आना चाहिए, लेकिन कनेक्शन देख लो, यानी आएगा तो ऐसे ही। कनेक्शन देखो कि B1 A2 से जुड़े, B1 से B2 ऐसे ही आएगा, बट B1 A2 से जुड़े। ये बन गया ना, देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है। फिर C1 से C2 ऐसे ही आना चाहिए,
लेकिन ध्यान क्या देना है, C1 जुड़े B2 से, C1 से C2 ऐसे ही आएगा, लेकिन C1 जुड़ेगा B2 से। तो देखो बन गया। अब ये देखना है कौन से टर्मिनल बाहर आ रहे हैं, A1 B1 और C1 बाहर आ रहे हैं, तो इन पे सर्कल कर लो, A1 C1 B1। अब इसके भी रेफरेंस फेजर बना लो, A1 वाला A, B1 वाला B, C1 वाला C। जो बाहर आ रहे हैं ना उन्हीं के हिसाब से रेफरेंस फेजर बनेंगे। अब प्राइमरी का कौन सा फेजर उठाओगे, जो वर्टिकल है यानी कि C, तो घड़ी पे बना लिया C। सेकेंडरी का अब कौन सा उठाना पड़ेगा, C। अगर प्राइमरी का C उठा तो सेकेंडरी का भी C, लेकिन ये नीचे की तरफ है तो ये आ गया नीचे की तरफ। अब घड़ी में कितने बच गए, HV साइड को हमेशा 12 पे रखोगे तो LV कहां आ रही है, 6 पे। ये है आवर हैंड LV वाला और ये है मिनट हैंड। तो घड़ी में आवर हैंड 6 पे है, मिनट हैंड 12 पे, कितना टाइम हो रहा है भाई, 6 बज रहे हैं, तो DD6। ठीक है, घड़ी मत देखने लगना कि 6 बज रहे हैं क्या, एक्चुअल में मैं इस वाली घड़ी की बात कर रहा हूं, इसमें 6 बज रहे हैं ना, तो इसमें क्या टाइम दिखाओगे, DD6। बात समझ आई किस तरह से फेजर डायग्राम बन रहा है। प्राइमरी का हमेशा वो फेजर उठाना है जो वर्टिकल हो, और सेम फेजर सेकेंडरी में उठा लेना, उसी फेज का फेजर उठा लिया जाएगा। तो यानी यहां कितना शिफ्ट आ गया भाई, यहां आ गया 180 डिग्री का शिफ्ट। अब मैं ये मानता हूं कि इसका फेजर क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो ये सारे स्टेप देखो, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे ना इस पे कमांड उतनी ही ज्यादा आती चली जाएगी। अब नेक्स्ट हेडिंग डालना इसी के अंडर, फीचर्स ऑफ डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। फीचर्स ऑफ डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। अब देखो, सबसे पहला फीचर कि डेल्टा में हम ये जानते हैं कि लाइन वोल्टेज इज सेम एज फेज वोल्टेज। तो मैं ये कह सकता हूं VLHV बाय VLLV इज इक्वल टू VPHHV अपॉन VPHLV। और फेज वोल्टेजेस का रेशो क्या होता है, टर्न्स रेशो के बराबर। तो यानी डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों ही रेशो किसके बराबर है, टर्न्स रेशो के बराबर। तो पहला पॉइंट ये लिखना, इन डेल्टा कनेक्शन रेशो ऑफ लाइन वोल्टेजेस, इन डेल्टा कनेक्शन या डेल्टा डेल्टा कनेक्शन रेशो ऑफ लाइन वोल्टेजेस is same as ratio of phase voltages is same as ratio of phase voltages which is equal to turns ratio, which is equal to turns ratio। ठीक है। अब देखो क्या होता है, अगर स्टार कनेक्शन होता, स्टार में VPH लिखा जाता VL बाय √3 और डेल्टा में VPH है VL। अब जो हमने वोल्टेज इक्वेशन सिंगल फेज के लिए पढ़ी थी ना, वो एक्चुअल में VPH के लिए होती है। अब यहां N हो जाएगा NPH, नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज। तो ये ध्यान रखो, जो भी तुमने सिंगल फेज के लिए पढ़ा है वो तुम्हारा 3 फेज में हर फेज के लिए चला सकते हो। 3 फेज के एक फेज को सिंगल फेज की तरह ट्रीट कर सकते हो, इसलिए जो भी तुमने फॉर्मूले, जो भी मेथड पढ़े हैं वो किस में चल सकते हैं, फेज वोल्टेज में। मेरी बात क्लियर हुई। अब देखो इससे क्या समझे कि अगर मैं लाइन वोल्टेज सेम कर दूं तो स्टार की फेज वोल्टेज कम आती है एज कंपेयर टू डेल्टा। दोबारा सुनो, लाइन वोल्टेज अगर कांस्टेंट है तो फेज वोल्टेज कम किसमें है, स्टार में। फेज वोल्टेज कम होने का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स का कम होना। तो स्टार में नंबर ऑफ टर्न्स कम लगेंगे, या ये कह दो डेल्टा में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा लगेंगे। तो अगला पॉइंट लिखो, ये वाला नोट करके अगला पॉइंट लिखना,
for the same line voltage, phase voltage of delta connection, for the same line voltage, phase voltage of delta connection is higher than star, so more number of turns are required. ठीक है। सेम वे में अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर लें कंडक्टर के, तो जैसे वोल्टेजेस को कंपेयर किया है ऐसे ही कंपेयर कर सकते हो करंट्स को। तो क्या बोलोगे कि स्टार के अंदर IPH होता है IL और डेल्टा के अंदर IPH होता है IL/√3, यानी कि सेम IL के लिए IPH कम किस में, डेल्टा में, और IPH इज प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। तो सेम लाइन करंट के लिए डेल्टा का फेज करंट कम आएगा। डेल्टा का अगर फेज करंट कम है तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कम होगा। तो अगला पॉइंट, फॉर द सेम लाइन करंट the phase current of delta connection is 57.7% as compared to star connection, 57.7% as compared to star connection. So cross sectional area required is also 57.7% as compared to star connection, 57.7% as compared to star connection। ठीक है, तो इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया कम लगता है। अगला पॉइंट, फॉर द सेम नंबर ऑफ टर्न्स, अगर नंबर ऑफ टर्न्स सेम है तो क्या सेम है, VPH। फॉर द सेम नंबर ऑफ टर्न्स, ब्रैकेट में लिख लो सेम VPH, लाइन वोल्टेज ऑफ डेल्टा is less than star, लाइन वोल्टेज ऑफ डेल्टा इज लेस देन स्टार, क्योंकि देखो डेल्टा में लाइन है VPH, स्टार में है √3 VPH। तो अगर टर्न सेम रखोगे तो लाइन वोल्टेज ज्यादा किसकी है, स्टार की।